देखते हैं, ठीक है। श्रम संघ के बारे में इतना ही देखेंगे पहले कि किसके बारे में बात की, क्योंकि इसके आगे ऊपर वाला दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें से जो भी हम देखते हैं पढ़ के देखते हैं। निबंधित श्रम संघों के कर्तव्यों को बतलाना, निबंधित श्रम संघों के अधिकार एवं कर्तव्यों को निर्धारित करना इत्यादि। समुचित सरकार परिभाषा। ऐसे देखो धारा नहीं देखेंगे क्योंकि धारा बहुत ज़्यादा है और आपको याद नहीं रहेंगी, जो इम्पोर्टेंट है बस वही देखेंगे। ऐसे श्रम संघों के संबंध में जिनका उद्देश्य एक राज्य तक ही सीमित नहीं है, समुचित सरकार केंद्रीय सरकार है और अन्य श्रम संघों के संबंध में राज्य सरकार समुचित सरकार है। श्रम संघ ट्रेड यूनियन, श्रम संघ से ऐसी अस्थायी या स्थायी समायोजन या समुच्चय का बोध होता है जो मुख्यतः कर्मकारों और नियोजकों या कर्मकार और कर्मकारी नियोजक और नियोजक के बीच के संबंधों को विनियमित करने, किसी व्यवसाय या कारोबार के संचालन पर प्रतिबंधक दशाओं को आरोपित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। श्रम विवाद, श्रम विवाद का तात्पर्य नियोजकों और कर्मकारों या नियोजकों के बीच ऐसे विवाद से है जो किसी व्यक्ति के नियोजन या अनियोजन या नियोजन की शर्तों या श्रम की दशाओं से संबंध होता है। बर्समैन, कर्मकारों से ऐसे व्यक्तियों का बोध होता है जो व्यवसाय या उद्योग में नियोजित हैं, चाहे वे उस नियोजक के नियोजन में हो या नहीं, जिसके साथ श्रम विवाद उत्पन्न हुआ हो। श्रम संघों के नियम, श्रम संघ का नाम उसके उद्देश्य जिसके लिए श्रम संघ की स्थापना की गई है, उद्देश्य जिन पर संघ की सामान्य निधियों से खर्च किया जा सकता है, श्रम संघों के सदस्य की सूची। श्रम संघों के नाम में परिवर्तन 2/3 जो श्रम संघ के हैं वो 2/3 है, भाग 2/3 लोग सहमति पर श्रम संघ का नाम बदल दिया जा सकता है, ठीक है। श्रम संघ को पंजीकृत करने के लिए एक रजिस्ट्रार होता है। अगर श्रम संघ को कोई रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो वो एक रजिस्ट्रार के पास जाएगा और रजिस्ट्रार उनसे कुछ ज़रूरी कागज़ जानकारी लेगा और अगर जानकारी दे दी तो वो रजिस्ट्रेशन करेगा, अगर नहीं दी तो वो इनकार कर देगा। अब रजिस्ट्रेशन देखते हैं। जब रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए तो श्रम संघ पंजीकृत करा दिए जाते हैं और पंजीकृत को प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। न्यूनतम सदस्य की अनिवार्यता, ठीक है। न्यूनतम सदस्य यानी कि 10% लोग अनिवार्य होने चाहिए तभी रजिस्ट्रेशन होगा। पंजीकरण का रद्द किया जाना, अगर रजिस्ट्रार के पास जो जानकारी है वो अधूरी है या ठीक है उसमें कोई गलती पाई जाती है तो वो पंजीकरण को रद्द कर दिया जा सकता है। अगर प्रमाण पत्र भूल से प्राप्त हो गया है या संघ अस्तित्वहीन हो गया है या उसने अधिनियम को उपबंधों का उल्लंघन किया है तो रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया जा सकता है। अगर रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट है कि कर्मकार के पंजीकृत श्रम संघ में आवश्यक संख्या के सदस्य नहीं रह गए हैं तो वो श्रम संघ निलंबित हो जाएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा उसका। संघ द्वारा दिए जाने वाले आवेदन को छोड़कर अन्य स्थितियों में किसी श्रम संघ के पंजीकरण को वापस लेने या रद्द करने से पहले रजिस्ट्रार श्रम संघ को लिखित रूप से कम 2 महीने के पूर्व सूचना देना, जिसमें पंजीकरण वापस लेने या रद्द करने के कारणों का उल्लेख होगा, ठीक है। अपील, रजिस्ट्रार द्वारा किसी श्रम संघ को पंजीकृत करने से मना करने पर पंजीकरण को वापस लेने या उसे रद्द करने की स्थिति में उच्च न्यायालय, श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण में अपील की जा सकती है। पंजीकृत कार्यालय, पंजीकृत श्रम संघ को दी जाने वाली सभी नोटिस और सूचनाएं उसके पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजी जाएंगी। प्रधान कार्यालय के पते पर परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार के बाद परिवर्तन के 14 दिनों के अंदर भेजना आवश्यक है। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936, श्रमिकों के लिए मजदूरी की मात्रा के साथ साथ अदायगी, भुगतान की अदायगी, तरीके, कटौती और संरक्षण से संबंध अनेक बातें हैं। प्रारंभ में नियोजक श्रमिकों के मनमाने ढंग से कटौती करता था, मजदूर को भुगतान कई महीनों के बीत जाने पर भी नहीं मिलता था और वो असंतोष भावना बढ़ते थे। मजदूरी भुगतान संबंधी इसीलिए लाया गया है। 1925 में भारत सरकार ने इस अनाचार की जांच के लिए समिति का गठन किया और शाही श्रम आयोग 1929, रॉयल कमीशन ऑन लेबर 1929 भी इसी उद्देश्य से लाया गया और इसकी सिफारिश पर 1936 में राष्ट्रीय मजदूरी भुगतान अधिनियम लाया गया। इसमें था कि मजदूरी को नियमित भुगतान की व्यवस्था की गई है। वैध मुद्रा यानी जो भी भुगतान होगा वो वैध मुद्रा यानी लीगल मनी के तौर पर होगा। मजदूरी से अनाधिकृत कटौतियाँ को रोका जाएगा। नियोजकों द्वारा श्रमिकों के मनमाने ढंग से जुर्माना लगाने पर अंकुश लगेगा। मजदूरी भुगतान संबंधी अनाचारों के विरुद्ध श्रमिकों को राहत मिलेगी। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के मुख्य प्रावधान देखते हैं। मजदूरी की परिभाषा, मजदूरी का अभिप्राय उन सभी पारिश्रमिक चाहे वेतन, भत्ते या अन्य रूप से हैं जिन्हें मुद्रा के रूप में अव्यक्त किया जाता है या किया जा सकता है, जो नियोजन की अव्यक्त या विदित शर्तों के पूरी की जाने पर नियोजित व्यक्ति और उसके नियोजन के दौरान किए गए कार्य के लिए देय होता है।
मजदूरी भुगतान अधिनियम यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेज पेमेंट। इस अधिनियम के अंतर्गत नियोजित व्यक्तियों को अपेक्षित मजदूरी का दायित्व नियोजक पर है। मजदूरी कालावधि तथा मजदूरी भुगतान के लिए समय। मजदूरी भुगतान के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति के लिए मजदूरी कालावधि को नियत करना आवश्यक है। इसके लिए मजदूरी देय होती है, लेकिन किसी भी दशा में ऐसी कालावधि 1 महीने से अधिक नहीं हो सकती है। कर्मचारी की सेवा की समाप्ति को छोड़कर अन्य स्थितियों में मजदूरी का भुगतान काम कैसे वाले दिन ही किया जाना जरूरी है। वैध मुद्रा में मजदूरी का भुगतान। तो वैध मुद्रा में मजदूरी का भुगतान या तो चालू सिक्कों के रूप में या तो करेंसी के रूप में या तो फिर अगर चाहे वो तो चेक के रूप में भी जमा कर सकता है मजदूर के खाते में। मजदूर से अनुग्रह की कटौती, जुर्माने के लिए कटौतियाँ, ठीक है। अब देखो कटौतियाँ आगे देखते हैं कौन कौन सी कटौतियाँ होती हैं। जुर्माने के लिए कटौतियाँ, काम में अनुपस्थिति के लिए कटौती, ठीक है। नुकसान या हानि के लिए कटौती, प्रदत्त सेवाओं के लिए कटौती, अग्रिम वसूली के लिए कटौती और ऋणों की वसूली के लिए कटौती, सहकारी समितियों तथा बीमा योजनाओं में देनगी के लिए कटौती, नियोजित व्यक्तियों द्वारा देय आयकर की कटौती, ठीक है। अब इनको देखते हैं कटौती किस तरह से हैं। जुर्माने के लिए कटौती, अगर बाई चांस उस पर जो मजदूर है उस पर कोई जुर्माना लगाया है तो उसको जो सैलरी मिलेगी ना वो जुर्माना उस सैलरी में से काटा जाएगा, ठीक है। और कलावधि में जुर्माने की अधिकतम राशि उस कलावधि की तय मजदूरी के 3% से अधिक नहीं होगी। 5 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा और ये जुर्माने की रकम 60 दिन के अंदर भर देनी चाहिए। अगर 60 दिन के अंदर नहीं हुई तो उसके बाद उसे जुर्माना वसूला नहीं जाएगा, ठीक है। और जुर्माने में वसूली की राशि को प्रतिष्ठान के नियोजित व्यक्तियों के लाभ के लिए खर्च किया जा सकता है। काम में अनुपस्थिति के लिए कटौती, अगर बाई चांस वो पर्सन है और काम पर नहीं आ रहा है, कभी कभी काम पर आता है कभी नहीं आता है, तो को काम पर न आने के लिए भी कटौती की जाएगी। देखते हैं नियोजन की शर्त का उल्लंघन कर काम में अनुपस्थित होता है जिसके लिए उस लिए भी मजदूरी की कटौती की जाती है। काम में अनुपस्थिति के लिए वास्तविक अनुपस्थिति में अधिक अवधि के लिए नहीं किए जा सकते, लेकिन जब किसी प्रतिष्ठान में 10 या अधिक कर्मचारी गुटबंदी के बिना सूचना के बिना उचित कारण के अनुपस्थित होते हैं तो अनुपस्थिति की अवधि के लिए कटौती करते समय 8 या उससे ज़्यादा दिनों की कटौती की जा सकती है। नुकसान या हानि के लिए कटौती, कर्मचारियों की मजदूरी से निम्नलिखित नुकसान या हानि के लिए कटौती की जाती है। कर्मचारियों द्वारा लापरवाही या भूल चूक के कारण हानि, रेल कर्मचारियों द्वारा जाली या मूल्यहीन सिक्के या फटे या जले जाली नोट स्वीकार करने पर, नियोजित व्यक्ति द्वारा इनवाइस करने, बिल देने, जमा करने और रेल प्रशासन को दे समुचित सरकार प्रकार के हिसाब से चूक करने के कार्य क्षति, प्रदत्त सेवाओं द्वारा के लिए कटौती। अधिसूचना के अंतर्गत कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाने वाली निम्नलिखित सेवाओं के लिए मजदूरी की कटौती की जा सकती है। नियोजित सरकार किसी कानून के अधीन स्थापित आवास बोर्ड सहायता प्राप्त आवास स्थान उपलब्ध कराने पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली आवासीय सुविधाओं के लिए कटौती, यानी कि जो भी आवासीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी उसके लिए भी कटौती होगी। नियोजक द्वारा प्रदत्त ऐसी सुख सुविधाएं जिनके लिए कटौती जिनके संबंध में राज्य सरकार या उसके अधिकृत पदाधिकारी ने सामान्य या विशेष आदेश स्वीकार दे दी है। अग्रिम वसूली के लिए कटौती, कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की पेशगी या उस पर दे ब्याज की वसूली या अधिक मजदूरी के समायोजन के लिए कर्मचारियों की मजदूरी से कटौती हो सकती है। ऋणों की वसूली के लिए कटौती, श्रमिकों के कल्याण के लिए स्थापित निधि से या गृह निर्माण या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य प्रयोजन के लिए दिए गए ऋण और उससे संबंध ब्याज की वसूली के लिए भी कर्मचारियों को मजदूरी से कटौती की जा सकती है। इस प्रकार की कटौती राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जा सकती है। सहकारी समितियों तथा बीमा योजनाओं में देनगी के लिए कटौती, श्रमिकों की मजदूरी से राज्य सरकार या अधिकार प्राप्त पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत सहकारी समिति या डाक खाने द्वारा चलाई जाने वाली बीमा योजना में देनगी के लिए मजदूरी से कटौती की जा सकती है। नियोजित व्यक्ति द्वारा देय आयकर की कटौतियाँ, न्यायालय या अन्य सक्षम पदाधिकारियों के आदेश द्वारा कटौती, कानून के अधीन स्थापित राज्य सरकार के समक्ष पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित भविष्य निधि में अंशदान या अग्रिम वसूली की कटौती, कर्मचारियों द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत किए जाने पर राज्य सरकार या पदाधिकारी से स्वीकृत नियोजक पंजीकृत श्रम संघ द्वारा नियोजित व्यक्तियों या उनके परिवारों के सदस्यों के कल्याण के लिए गठित निधि में अंशदान के लिए कटौती, ठीक है, यानी वेलफेयर के लिए कटौती। कर्मचारियों के लिखित प्राधिकरण पर श्रम संघ अधिनियम 1926 के अंतर्गत पंजीकृत श्रम संघ के सदस्यता के लिए देय किस्त का संबंध कटौती, विश्वस्तता गारंटी बॉन्ड पर बीमा किस्त देने के लिए कटौती, नियोजित व्यक्ति के लिखित प्राधिकरण पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि, ठीक है, नेशनल रिलीफ फंड या केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऐसे अन्य कोष के लिए कटौती।
अधिनियम के सार का प्रदर्शन। अधिनियम के दायरे में आने वाले कारखानों या औद्योगिक या अन्य प्रतिष्ठानों में मजदूरी भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के लिए अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के सार पर को अंग्रेजी या नियोजित बहुसंख्यक श्रमिकों द्वारा समझी जाने वाली भाषा के बेहतर ढंग से प्रदर्शित करना आवश्यक है। रजिस्टरों और अभिलेखों का अनुरक्षण। नियोजक के लिए कर्मचारियों के संबंध में उनके कार्य, उनकी दी गई मजदूरी संबंधी कटौती, दी गई रसीदों, अन्य भेद विवरणों को अनुरक्षित करना आवश्यक है। सिंपल बात है, जो भी मजदूरी को रुपये दिया जाएगा उसकी कटौती की जाएगी, और जो रसीदें प्राप्त होंगी और विवरणी, मतलब जो भी उनका विवरण है, वो साक्ष्य हैं, वो सभी सेफ रखे जाएंगे। संविदा द्वारा त्याग। ठीक है, इस अधिनियम के लागू होने के पहले या बाद में कोई भी समुदाय या समझौता जिसमें नियोजित व्यक्ति अधिनियम के अधीन उपलब्ध किसी अधिकार का त्याग कर देता है, अकृत और शून्य है। निरीक्षक। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत नियुक्त निरीक्षक भी इस अधिनियम के अधीन कारखानों के लिए निरीक्षक होते हैं। दावे और अपील। सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत स्थापित श्रम न्यायालय, औद्योगिक अधिकारी और कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त इत्यादि मजदूरी भुगतान के विलंब जैसे दावों की सुनवाई हो सकती है। संपत्ति या कुर्की। अगर नियोजक या मजदूरी भुगतान के लिए दायी अन्य व्यक्ति, पदाधिकारी या न्यायालय आदेश या निर्णय के अनुसार कटौती या बकाये की रकम में टालमटोल कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति कुर्क के लिए आदेश जारी कर सकता है। नियम बनाने की अपील। अधिनियम के उपबंधों को लागू करने और प्राधिकारियों और न्यायालयों की प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है। मिनिमम वेज एक्ट 1948। भारत में श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए न्यूनतम मजदूरी नियम करने के लिए कई समितियों और आयोग ने अपने सुझाव दिए। उनमें प्रमुख शाही श्रम आयोग 1929 है, यानी रॉयल कमीशन ऑन लेबर, जिसने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा नियुक्त कम से कम वही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबंधों को भारतीय संदर्भ में जांच की और न्यूनतम मजदूरी संयंत्र की व्यवस्था की अनुशंसा की। भारत सरकार ने 1944 में श्रमिक जांच समिति ने, ठीक है, यानी कि लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने देश में विभिन्न उद्योगों में श्रमिकों की मजदूरी और उनके अर्जन का अध्ययन किया। स्थायी श्रम समिति स्टैंडिंग लेबर कमेटी द्वारा तथा भारतीय श्रम सम्मेलन इंडियन नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ने वर्ष 1943 में वर्ष 1944 में विस्तार न्यूनतम मजदूरी पर विचार विमर्श कर न्यूनतम मजदूरी नियतन संयंत्र की व्यवस्था करने की सिफारिश की। इन अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1948 में न्यूनतम मजदूरी एक्ट बनाया। अब देखते हैं इस एक्ट में क्या क्या था। तो मजदूरी से प्राय ऐसे सभी पारिश्रमिक से है जिसे मुद्रा में अव्यक्त किया जा सकता है। मजदूरी से प्राय ऐसे सभी पारिश्रमिक से है जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जाता है तथा जो नियोजन की संविदा अव्यक्त या लिखित की शर्तों को पूरा करने पर नियोजित व्यक्ति को उसके नियोजन या उसके द्वारा किए जाने वाले काम के लिए देय होगा। कर्मचारी एम्प्लॉय। कर्मचारी का प्राय ऐसे व्यक्ति है जो ऐसे अनुसूचित नियोजन में कोई काम करने के लिए भाड़े या पारिश्रमिक यानी कि फ्राइट एंड वेजेस पर नियोजित है, जिसमें मजदूरी की न्यूनतम दरें नियत की जाती हैं। समुचित सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। समुचित सरकार का अभिप्राय केंद्र सरकार या रेल प्रशासन के प्राधिकारों द्वारा अधीन चलाए गए किसी अनुसूचित नियोजन के संबंध में केंद्र सरकार या राज्य सरकार। नियोजन का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति है जो या तो स्वयं या तो अन्य व्यक्तियों के द्वारा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए एक या अधिक कर्मचारियों को ऐसे अनुसूचित नियोजन में नियोजित करता है। न्यूनतम मजदूरी दरों का नियतन पुनरीक्षण। समुचित सरकार अपने अपने अधिकार क्षेत्र केंद्र और राज्य सरकार पूरे राज्य या किसी विशेष भाग के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर तय कर सकती है। अगर किसी राज्य में किसी अनुसूचित नियोजन में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 1000 से अधिक नहीं है तो सरकार ऐसे नियोजन में न्यूनतम मजदूरी दर तय नहीं कर सकती, लेकिन अगर 1000 से ज़्यादा है तो न्यूनतम मजदूरी दर तय कर सकती है। अब देखो, मजदूरी दर नियत कर सकती है कलानुपात काम, यानी कि देखो मिनिमम टाइम रेट होना चाहिए, मिनिमम पीस रेट और गारंटेड टाइम रेट, ओवर टाइम, इन सब के लिए, ठीक है। न्यूनतम मजदूरी दरों नियतन की प्रक्रिया। न्यूनतम मजदूरी दरों की नियंत्रण दो प्रक्रियाएं हैं। पहली प्रक्रिया में समुचित सरकार सीमित या विभिन्न क्षेत्रों के लिए उप समिति का गठन कर सकती है। समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर सरकार संबद्ध नियोजन के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर राजपत्र में प्रकाशित कर नियत कर देती है। दूसरी प्रक्रिया में समुचित सरकार किसी अनुसूचित नियोजन में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों के प्रस्ताव उनमें प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों को सूचनार्थ राजपत्र में प्रकाशित कर देती है। न्यूनतम मजदूरी दरों का पुनरीक्षण। नियत की गई मजदूरी दरों का पुनरीक्षण भी न्यूनतम मजदूरी दरों के नियतन प्रक्रिया यानी फिक्सेशन सिस्टम के समान होती है। नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरों का पुनरीक्षण अधिकतम 5 वर्षों के अंतराल पर करना आवश्यक है। अब बेसिस ऑफ काइंड। इस अधिनियम के अंतर्गत नियत की गई मजदूरी को नकद देना आवश्यक है, लेकिन जहां मजदूरी पूर्णतः आंशिक रूप से देने
का प्रचलन वहाँ समुचित सरकार इस पर भुगतान में अधिकृत कर सकती है। न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किसी भी अनुसूचित नियोजन में जिसमें मजदूरी की दरें नियत की जा चुकी हैं, नियत की गई मजदूरी से कम दरों पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है। नियत की गई मजदूरी से केवल एक बेही कटौतियाँ की जा सकती हैं जो सरकार अधिकृत की गई है। जिन नियोजनों में मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 लागू होता है उनमें उसी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मजदूरी की कटौती की जा सकती है। दो या अधिक वर्गों के कामों के लिए मजदूरी अगर किसी कर्मचारी को दो या अधिक प्रकार के काम करते हैं तो उसके लिए जो मजदूरी है वो भी अलग अलग मिलेगी। समझौता द्वारा त्याग पर रोक ऐसी कोई भी संविदा या समझौता चाहे वह इस अधिनियम के पहले या बाद में किया गया हो, उसके द्वारा कोई कर्मचारी इस अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी की न्यूनतम दर विशेषाधिकार या रियायत को छोड़ देता है या हटा देता है, वह आकृत्य शून्य होता है। दावे क्लेम्स नियत की गई मजदूरी की दरों में से कम दर पर मजदूरी के भुगतान अवकाश दिवस के लिए पारिश्रमिक या अतिकाल दर से संबंधित दावों को सुनिश्चित करने के लिए समुचित सरकार प्राधिकारी नियुक्त कर सकता है अथॉरिटी, यानी पेमेंट ऑफ अनडिसबर्स्ड अमाउंट्स असंवितरित रकमों का भुगतान अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु के कारण उसे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत देय न्यूनतम मजदूरी या अन्य रकम की राशि का भुगतान नहीं किया जाता तो नियोजक को इस राशि का प्राधिकारी के पास जमा करना आवश्यक होगा। रजिस्टरों और रिकॉर्डों का निरीक्षण नियोजकों के लिए अपने कर्मचारियों से संबंधित ब्यौरे तथा उनका विवरण रजिस्टर में रिकॉर्ड करना आवश्यक है। निरीक्षक इंस्पेक्टर केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति और उनके कार्य की स्थानीय सीमाओं का निर्धारण कर सकती है, अपराधों के लिए सकती है। अगर कोई नियोजक किसी कर्मचारी को नियत की गई न्यूनतम मजदूरी से कम दर या उसे दे अन्य रकम से कम का भुगतान करता है तो अधिकतम 6 महीने का कारावास और 500 रुपये का जुर्माना दोनों लगा सकती है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नियुक्त शाही श्रम रॉयल कमीशन ऑन लेबर 1929 ने औद्योगिक श्रमिकों की बीमारी की स्थिति को संरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की सिफारिश की। बाद में प्रोफेसर आधारकर ने अपने सिफारिशों में क्षतिपूर्ति की स्थिति में बीमा योजना स्थापित करने की अनुशंसा की। अतः भारत सरकार ने पी आधारकर की योजना को लागू करने से पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विशेषज्ञों से सलाह ली और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने के विशेषज्ञों तथा आधारकर के सुझावों के आधार पर 1948 में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू किया। अब देखते हैं इसमें क्या है। समुचित सरकार का एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट केंद्र सरकार व रेलवे प्रशासन के नियंत्रण प्रतिष्ठानों महापत्रों खानों तेल क्षेत्रों के संबंध में समुचित सरकार केंद्र सरकार तथा सभी प्रतिष्ठानों के संबंध में राज्य सरकार है। कर्मचारी का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से जो अधिनियम के अधीन आने वाले किसी कारखाने या स्थापना में उसे संबद्ध करने के लिए मजदूरी पर नियोजित होते हैं। वेजेज मजदूरी का अभिप्राय ऐसे पारिश्रमिक से है जो नियोजन की सेवा उसकी अव्यक्त या विवक्षित शर्तों को पूरा किया जाने पर कर्मचारी को नकद दिया गया हो या दे हो। कारखाना अपनी प्रसीमाओं सहित ऐसा परिसर जिसमें 10 या अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं या पिछले 12 महीनों से ऐसी जगह काम कर रहे हैं जिसे विनिर्माण प्रक्रिया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शक्ति की सहायता से चलाई जा रही हो, या 20 से अधिक व्यक्ति पिछले 12 महीने से किसी दिन काम कर रहे थे जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया बीमा शक्ति की सहायता से चलाई जा रही थी। अंशदान कंट्रीब्यूशन सभी कर्मचारियों का बीमित होना अधिनियम के उपबंधों के दायरे में आने वाले कारखानों या स्थापनाओं की सभी कर्मचारियों के लिए विहित ढंग से बीमित होना आवश्यक है। अंशदान की दरें और उनका भुगतान देखते हैं तो केंद्रीय सरकार ने समय समय पर इन दरों को नियत किया है। जनवरी 1997 में नियोजकों के अंशदान की दर कर्मचारियों को प्रत्येक मजदूरी अवधि में देय मजदूरी का 4.7% तथा कर्मचारियों के लिए प्रत्येक मजदूरी का 1.7% नियत की गई है। प्रथमतः अंशदान का प्रदान नियोजक द्वारा दिया जाना है। प्रदान नियोजक के लिए प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में चाहे वह उसके द्वारा प्रत्यक्ष हो या आसन रूप से नियोजक द्वारा नियोजित हो। नियोजक तथा कर्मचारी दोनों के अंशदानों का देना जरूरी है। वह अपने द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियोजित कर्मचारियों के अंशदान को केवल उसके मजदूरी से काट कर वसूल करता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम को अंशदान भेजने का खर्च प्रधान नियोजक ही वहन करेगा। आसन्न नियोजक से अंशदान की वसूली प्रधान नियोजक को आसन्न नियोजक से नियोजक तथा कर्मचारी दोनों के अंशदान को वसूल करने का अधिकार है। यह वसूली आसन्न नियोजक द्वारा किसी संविदा के अधीन देय राशि से काट कर या उसके लिए देय ऋण के रूप में वसूल किया जा सकता है। आसन्न नियोजक के लिए सभी कर्मचारियों का रजिस्टर रखना और लेखा के निपटारे के पहले प्रधान नियोजक को भेजना आवश्यक है। आसन्न नियोजक अपने कर्मचारियों के अंशदान को
उनकी मजदूरी से काट कर वसूल कर सकता है। अनुदान के भुगतान संबंध सामान्य उपबंध, ऐसे कर्मचारी द्वारा अनुदान देय नहीं होता है जिसकी किसी मजदूरी अवधि में औसत दैनिक मजदूरी केंद्रीय सरकार द्वारा वेतन मजदूरी से कम है। प्रधान नियोजक और कर्मचारी के अनुदान का भुगतान प्रत्येक मजदूरी अवधि के लिए करेगा जिसके संबंध में कर्मचारी को पूर्ण या आंशिक रूप से मजदूरी देय होती है। अनुदान के भुगतान का तरीका, अनुदान के भुगतान के तरीके तथा उनके संग्रहण के संबंधित या आनुवांशिक विषयों के संबंध में विनिमय बनाने की शक्ति कर्मचारी राज्य बीमा नियम को प्राप्त है। अनुदान की वसूली, अधिनियम के अंतर्गत देय किसी भी अनुदान को भू राजस्व में के बकाये की तरफ वसूल किया जा सकता है। अन्य उपबंध, अधिनियम के अनुदानों की वसूली रिकवरी अधिकारी के पास प्रमाण पत्र के निर्गत किए जाने, प्रमाण पत्र की वैधता, कार्रवाई के संशोधन या उनकी वापसी, वसूली के अन्य तरीके आदि से संबंध उपबंध विस्तार से दिए गए हैं। अनुदान अवधि तथा हितलाभ अवधि 20 अप्रैल से 30 अप्रैल से 30 सितंबर की अनुदान अवधि के लिए संगत हितलाभ की अवधि अगले 1 जनवरी से 30 जून तथा 1 अक्टूबर से 31 मार्च के अनुदान अवधि के लिए संगत हितलाभ अवधि 1 जुलाई से 31 दिसंबर होगी। हितलाभ देखते हैं, बेनिफिट्स क्या क्या हैं। देखो, बीमारी हितलाभ, अगर कोई बीमार हो गया है तो उसे, ठीक है, उसे 70% दिया जाएगा और कितने दिन के लिए, 91 दिन के लिए। प्रसूति हितलाभ, मैटरनिटी बेनिफिट, ठीक है। अब इसको क्या है, देखो, बीमाकृत स्त्री श्रमिक को प्रसवावस्था, गर्भावस्था, प्रसवावस्था, बच्चे के अकाल जन्म और गर्भपात के कारण होने वाली बीमारियों के नियत प्राधिकारियों प्रमाणन पर आवधिक भुगतान के रूप में दिया जाएगा। अशक्तता हितलाभ, डिसेबिलिटी, ठीक है। अब डिसेबिलिटी क्या देखते हैं कि इसमें ये है कि जैसे कि कोई भी कर्मचारी है और उसने लापरवाही नहीं की है और ये बात नियोजक लिख कर देगा कि हाँ इसने लापरवाही नहीं की है, और इस तरह से उसको डिसेबिलिटी के रूम के लिए उसको बीमा दिया जाएगा, उसको पैसे ऐसे दिए जाएंगे कि आपने ठीक कर लो। आश्रित हितलाभ, डिपेंडेंट बेनिफिट्स, आश्रित हितलाभ नियोजक द्वारा उससे उत्पन्न दुर्घटना के फलस्वरूप बीमाकृत कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति तथा उसके आश्रितों को दिया जाता है। मतलब ये है कि जो जिसकी बाई चांस ऐसा हुआ कि बीमाकृत कोई कर्मचारी है और उसकी मृत्यु हो गई तो उस कर्मचारी पर आश्रित लोगों को, आश्रित जो भी उसके ऊपर आश्रित होगा उसको बीमा की राशि दी जाएगी। चिकित्सा लाभ, मेडिकल बेनिफिट, चिकित्सा हित लाभ बीमाकृत कर्मचारियों को चिकित्सीय उपचार या देखभाल के रूप में दिया जाता है। समुचित सरकार के से अनुरोध पर यह हित लाभ बीमाकृत कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को उपलब्ध कराया जाता है। अंत्येष्टि खर्च यानी फ्यूनरल एक्सपेंसेस, अंत्येष्टि खर्च बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के स्थिति में उसके दाह संस्कार से दिया जाता है। अंत्येष्टि खर्च की अधिकतम राशि केंद्र सरकार द्वारा विहित राशि है। अंत्येष्टि खर्च यानी फ्यूनरल एक्सपेंस के लिए दावा साधारणतः कर्मचारी की मृत्यु के 3 महीने के अंदर करना आवश्यक है, लेकिन इस अवधि को निगम या उसके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी बढ़ा सकते हैं। बेरोजगारी भत्ता, अधिनियम के अधीन निहित स्थितियों में बेरोजगारी भत्ता देने की योजना राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना 1 अप्रैल 2005 से शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत आने वाले कारखानों या स्थापनों की बंदी, कर्मचारियों की छटनी, गैर रोजगार चोट या उत्पन्न अशक्तता के कारण बीमित कर्मचारी को अनैच्छिक रूप से बीमा योग्य नियोजन से बाहर हो जाने पर उसे निर्धारित अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देना आवश्यक है की व्यवस्था की गई। हित लाभों से संबंध सामान्य उपबंध यानी जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू बेनिफिट्स। हित लाभों का समुच्चय नहीं किया जाना, कोई भी बीमाकृत व्यक्ति एक ही अवधि में निम्नलिखित हित लाभ साथ साथ नहीं प्राप्त करता है। बीमारी हित लाभ यानी कि दो हित लाभ एक साथ नहीं कर सकता है, जैसे बीमारी हित लाभ और प्रसूति हित लाभ दोनों एक साथ नहीं कर सकते हो आप। सिंपल बात है, 2 हित लाभ आप एक साथ नहीं कर सकते हो, आप 2 में से एक पर ही क्लेम कर सकते हो। हित लाभों का समावेशन तक कुर्की से मुक्त होना, अधिनियम के अधीन उपलब्ध होने पर होने वाले किसी भुगतान के अधिकार को हस्तांतरित या समानुदेशित नहीं किया जाता। अधिनियम के अंतर्गत दे किसी भी नगद हित लाभ की किसी भी न्यायालय की डिक्री या आदेश निष्पादन की कुर्की या बिक्री नहीं की जाती है। अन्य अधिनियमों के अधीन हित लाभ प्राप्त करने का वर्जन, अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध हित लाभों का अधिकारी है तो वह अन्य अधिनियमों के अंतर्गत उन पर हित लाभों का अधिकारी नहीं हो सकता है। अशक्तता हित लाभ का रूपांतरण नहीं होना, किसी व्यक्ति को विनियमनों के अंतर्गत निर्दिष्ट तरीके को छोड़कर अन्य प्रकार के अशक्तता हित लाभ को एक मुश्त राशि में रूपांतरित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अन्य उपबंध देखते हैं, अदर प्रोविजन। विवादों एवं दावों का निर्णय,
अधिनियम के अंतर्गत विवादों और दावों की सुनवाई और निर्णय के लिए कर्मचारी बीमा न्यायालय की व्यवस्था की गई है। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। छूट देने की आवश्यकता। समुचित सरकार किसी भी क्षेत्र में स्थिति किसी कारखाने या अन्य प्रतिष्ठान को इस अधिनियम से छूट दे सकती है। केंद्र सरकार को निर्देश देने की शक्ति। अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के संबंध में केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। नियम बनाने की शक्ति। अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार में नहीं होती, लेकिन राज्य सरकार कुछ विशेष, जैसे कर्मचारी बीमा न्यायालय, अस्पतालों, दवाखानों, इस प्रकार की अन्य संस्थाओं की व्यवस्था तथा चिकित्सकीय हितलाभ की दर से संबंध नियम बना सकती है। अपराध की आवश्यकताएं। किसी हितलाभ के दावे या हितलाभ या भुगतान में वृद्धि या किसी भुगतान से बचने के लिए उद्देश्य से जानबूझकर गलत सूचना देने या प्रतिनिधित्व करने के दोषी व्यक्ति को 6 महीने तक या 5,000 रुपये तक का जुर्माना दिया जाता है। कारखाना अधिनियम 1948। बाद में कारखाना के अंतर्गत नियोजित श्रमिकों को के कार्य की दशा बहुत ही निम्न थी और नियोजक द्वारा उनसे कम मजदूरी पर अधिक घंटे काम लिया जाता था। सामान्यतः वयस्क से 18 से 20 घंटे पर और बच्चों से 12 से 14 घंटों पर। श्रमिकों की स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण, कार्य के घंटे, सवेतन, छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं था। सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये सब हटाकर एक कारखाना अधिनियम 1948 लाए। अधिनियम 1948। कारखाना किसी भी निश्चित सीमा के अंतर्गत कोई भी संस्थान स्थापित किया गया हो तथा उसकी किसी भी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया चालू हो। साथ ही इस विनिर्माण प्रक्रिया में 10 कर्मकार या 20 कर्मकार बिना 10 कर्मकार शक्ति के साथ 20 कर्मकार बिना शक्ति के सहायता से विगत 12 महीनों से किसी भी दिन कार्य किए हो और विगत 12 महीनों में से कार्य करते आ रहे हों तो इस प्रकार संस्थान को कारखाना कहते हैं। विनिर्माण प्रक्रिया किसी सामग्री को बनाने, परिवर्तन करने, मरम्मत करने, अलंकृत करने, निशेष करने, बांधने, तेल लगाने, धोने, सफाई, तोड़ने, नष्ट करने या अन्य व्यवहार करने, प्राप्त करने के लिए किया जाए तो इसको बिक्री, परिवहन देने या सौंपने का उद्देश्य किया जाए। शक्ति का तात्पर्य विद्युत ऊर्जा या वैसी ऊर्जा से है जो मशीन चलाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कैलेंडर वर्ष 12 महीनों का होता है और 12 महीनों के कुल दिनों से होता है जो किसी वर्ष 5 जनवरी से प्रारंभ होता है। श्रमिक का तात्पर्य किसी व्यक्ति से है जो प्रत्यक्ष या किसी एजेंसी द्वारा मुख्य नियोजक की जानकारी के बिना या जानकारी से पारिश्रमिक के लिए या है या नहीं, ठीक है, किसी विनिर्माण प्रक्रिया से या मशीन की किसी भाग की सफाई या विनिर्माण प्रक्रिया हेतु किसी संस्थान में या इससे संबंधित किसी अन्य कार्य में या विनिर्माण प्रक्रिया से जुड़े किसी अन्य विषय से नियोजित हो। खतरनाक प्रक्रिया का तात्पर्य उद्योग से संबंधित ऐसी प्रक्रिया या क्रियाकलाप से जो प्रथम अनुसूची में दिया गया है, जिसके कच्चे सामग्री में रखरखाव, उत्पादन, कूड़ा करकट के प्रति विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। डे में 24 घंटे होते हैं और मध्यरात्रि से प्रारंभ होते हैं। सप्ताह का तात्पर्य शनिवार की मध्यरात्रि से प्रारंभ होता है 7 दिनों की अवधि से। सप्ताह का प्रारंभ कब से होता है? सप्ताह का प्रारंभ शनिवार की मध्यरात्रि से होता है, जो मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा किसी क्षेत्र के लिए लिखित रूप से स्वीकृत अन्य मध्यरात्रि से प्रारंभ होने वाले 7 दिनों की अवधि है। सक्षम व्यक्ति ऐसा व्यक्ति या संस्थान जो मुख्य निरीक्षक द्वारा इस कानून के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार जांच, परीक्षण, निरीक्षण करने हेतु मान्य हो। साथ ही उस व्यक्ति या संस्थान के पास इन कार्यों हेतु योग्यता एवं अनुभवी हो। वयस्क कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष का है तो वयस्क है। कुमार 15 से 18 वर्ष के बीच का। बालक 14 से 15 वर्ष के बीच का बालक। युवा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो 14 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो लेकिन 18 वर्ष से कम हो, युवा व्यक्ति यंग पर्सन कहलाता है। स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान, हेल्थ प्रोविजन, सफाई धारा 11 में कूड़ा करकट कार्यस्थल से हटाना, कार्य कच्चे के सप्ताह के एक बार कीटनाशक से धुलाई करना, ठीक है। कारखानों की दीवारें, पार्श्वों, सीलिंग फैन, छतों पर ऊपरी हिस्सा यदि धुलने योग्य जल, ठीक है, हुआ तो 3 साल के अंदर फिर से पेंटिंग वो रंगाई पुताई करना। 6 माह पानी से धोने की व्यवस्था होनी चाहिए। अन्य दिशाओं में 14 माह के अंतराल पर सफ़ेद या रंग लगाने की व्यवस्था की जाए। कूड़ा करकट या बाह्य शराब को हटाना, संबर्धन यानी कि वेंटिलेशन और टेम्परेचर, धूल एवं धुआं, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन यानी कृत्रिम आर्द्रता, अति भीड़। कारखाने के अंतर्गत किसी भी कमरे अथवा कार्य के स्थान में उतनी संख्या में के कर्मचारियों को कार्य पर लगाने जाए जिससे कि वे सुविधाजनक स्थिति से कार्य कर सकें। लाइट किसी भी कारखाने में प्रत्येक कमरे की कार्य में स्थान, बरामदे, आंगन, रास्ता, सीढ़ी इत्यादि कृत्रिम या प्राकृतिक रोशनी की पर्याप्त मात्रा की व्यवस्था होनी चाहिए। पेयजल यानी ड्रिंकिंग वाटर, कार्य पर नियोजित यानी पेयजल सिंपल बात है, जहाँ पर 250 से अधिक श्रमिक नियोजित होते हैं वहाँ गर्मी के दिनों में ठंडे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। शौचालय, मूत्रालय, हर जगह शौचालय मूत्रालय होने चाहिए जो भी औद्योगिक है, ठीक है।
जहाँ पर 200, भाई सिंपल बात है, 250 या उससे अधिक श्रमिक जहाँ पर नियोजित होते हैं वहाँ स्वास्थ्य कार्ड प्रकार वाले शौचालय या मूत्रालय की व्यवस्था करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। थूकदान कारखाने के अंतर्गत सभी स्थानों को साफ स्वास्थ्य कार्य बनाए रखने की दृष्टि से थूकदान की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। सुरक्षा संबंधी प्रावधान देखते हैं। मशीनरी की घेराबंदी कारखाने के अंतर्गत लगाए गए मशीन के गतिशील भाग में बिजली जनरेटर खतरनाक भाग को घेराबंदी आवश्यक है। गतिशील मशीन या उसके नजदीक कार्य कारखानों में गतिशील मशीन के निकट केवल निपुण यानी स्पेशलाइज्ड वयस्क पुरुष को नियोजित किया जाना चाहिए। खतरनाक मशीनों पर युवा व्यक्तियों का नियोजन किसी भी युवा व्यक्ति को कारखाने के अंतर्गत लगे खतरनाक मशीन पर नियोजित नहीं किया जाएगा। प्रभावशाली उपकरण या शक्ति स्रोत काटने के उपकरण वैसे कारखाने जहां शक्ति की सहायता से मशीनें चलाई जाती हैं उन मशीनों की गति को कम या नियंत्रित करने के लिए प्रभावशाली उपकरण तथा मशीनें बंद करने के उद्देश्य से शक्ति के स्रोत को समाप्त करने के लिए उचित स्थान पर एवं उपयुक्त संख्या के उपकरण लगाए जाएंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग दुर्घटना को रोका जा सके। स्वचालित मशीन ऐसे मशीन जो चालू अवस्था में कम से कम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं या कुछ समय बाद अपने कार्य प्रारंभ करते हैं तब बाद में बंद हो जाते हैं। इस प्रकार के मशीनरी की दीवार से दूर कम से कम 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नई मशीन का ढकना कारखानों में जो भी स्वचालित या शक्ति से चलने वाली मशीन लगाई जाएंगे वे पूर्णतः ढका होना चाहिए। और रुई धुनाई की नज़दीकी महिलाओं या बच्चों को नियोजन पर प्रतिबंध किसी भी कारखाने के अंतर्गत रुई धुनाई जैसी मशीनों पर महिलाओं और बच्चों को नियुक्त नहीं किया जाएगा। उत्तोलक एवं भारवाहक किसी भी कारखाने में जो उत्तोलक एवं भारवाहक लगे हैं उनकी जांच पड़ताल 6 माह के अंतराल पर कम से कम एक बार आवश्यक है। भारवाहक मशीन सिकड़ी रस्सी भारोत्तोलक जिस कारखाने में भारवाहक मशीन सिकड़ी लगे हुए हैं उनकी यांत्रिक जांच पड़ताल 12 माह के अंतराल पर कराई जाए। घिसाई मशीन कारखानों में लगे मशीन जो घिसाई इत्यादि कार्य करते हैं उस मशीन की गति को निर्धारित कर दिया जाए। दबाव उपकरण यदि विनिर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किसी भी मशीन या क्षेत्र का कोई भाग वायुमंडल के दबाव से अधिक दबाव पर काम करता है तो वहाँ दबाव को नियंत्रित करने की व्यवस्था की जाएगी। फर्श सीढ़ियाँ और पहुँच के रास्ते कारखानों के अंतर्गत समस्त फर्श सीढ़ियाँ आने जाने के रास्ते एवं गलियारे इत्यादि मजबूत होने चाहिए। अत्यधिक भार किसी भी श्रमिक को बहुत ज़्यादा भार उठाने के लिए नहीं कहा जाएगा। राज्य सरकार भार निर्धारित कर सकती है। आगों की सुरक्षा बचाने के लिए नियोजक द्वारा चश्मे द्वारा उचित प्रबंध होने चाहिए। आग की स्थिति में प्रत्येक कारखाने में ऐसी प्रयास किया जाएगा जिससे आग लगने की दुर्घटना ना हो सके। सुरक्षा अधिकारी ठीक है, सुरक्षा अधिकारी देखते हैं। ऐसे कारखाने जहां साधारणतः 1000 श्रमिक कार्य करते हैं, जहां खतरनाक विनिर्माण प्रक्रिया या कार्य होता है वहां नियोजक सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करेगा। नियम बनाने का अधिकार सुरक्षा अध्याय से संबंधित किसी भी प्रकार के सहायक नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया जाएगा। खतरनाक यदि किसी कारखाने में कोई खतरनाक कार्य होता है तो उससे संबंधित राज्य सरकार विशेष नियम बना सकती है। कल्याण संबंधी प्रावधान देखते हैं। स्नान की सुविधा, कपड़े सुखाने और रखने और सुखाने की सुविधा, बैठने की सुविधा, प्राथमिक उपचार की सुविधा, प्रत्येक 150 श्रमिकों को एक प्राथमिक उपचार की सुविधा, कैंटीन 250 श्रमिक जहां कैंटीन की व्यवस्था हो जाएगी। ठहराव विश्राम कक्ष एवं भोजन कक्ष में धारा 47 में ये बात कही गई है जहाँ पर 150 से अधिक श्रमिक हैं वहाँ पर ठहराव विश्राम कक्ष और भोजन कक्ष भी होगा। शिशु गृह 30 महिलाओं के लिए जिस भी कारखाने में 30 महिलाएं काम कर रही हैं उसमें क्रेच ठीक है, शिशु गृह भी होगा। कल्याण पदाधिकारी जहाँ साधारणतः कम से कम 30 महिलाएं होनी चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल्याण संबंधी नियम बनाने का अधिकार धारा 50 में राज्य सरकार को है। कल्याण संबंधी नियम बनाने का अधिकार धारा 50 राज्य सरकार को है। वयस्कों के कार्य घंटे दैनिक घंटे में 9 घंटे कार्य कर सकता है, साप्ताहिक घंटे में 48 घंटे कार्य कर सकता है और साप्ताहिक छुट्टी कम से कम 1 दिन की छुट्टी होनी अनिवार्य रूप से आवश्यक है। किसी श्रमिक को 10 दिनों से अधिक बिना साप्ताहिक छुट्टी दिए कार्य को नियोजित नहीं किया जाता है। क्षतिपूर्ति छुट्टी कोई ऐसा कारखाना जहां राज्य सरकार द्वारा छूट प्रदान की गई है वहां श्रमिकों की कुल साप्ताहिक छुट्टी के दिनों के बदले छुट्टी उसी माह में या 2 माह के अंदर प्रदान की जाएगी। विश्राम अवकाश किसी भी वयस्क श्रमिक को लगातार 5 घंटे से बिना के अवधि के बिना विश्राम अवकाश दिए कार्य को नियोजित नहीं किया जा सकता है। विश्राम अवकाश में आधे घंटे की छुट्टी दी जाएगी। समय विस्तृत
10.5 घंटे प्रतिदिन, तब विशेष स्थिति में 12 घंटे समय व्यस्त रहता है। रात्रि पाली के काम करने वाले श्रमिकों को साप्ताहिक छुट्टी इस प्रकार दिया जाए कि पाली की समाप्ति के बाद कम से कम 24 घंटे का अवकाश प्राप्त हो। अधिकार कार्य के लिए अतिरिक्त मजदूरी। यदि कोई श्रमिक प्रतिदिन 9 घंटे से अधिक कार्य करता है तो सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा काम करता है तो उससे सामान्य मजदूरी को दोगुना मजदूरी दे होगी। दोहरा नियोजन पर प्रतिबंध। किसी श्रमिक को एक दिन में एक से अधिक कारखानों के अतिरिक्त नियोजित नहीं किया जाता है। महिलाओं के नियोजन में पर पुनः प्रतिबंध। किसी भी महिला श्रमिक को उसके दैनिक कार्य के घंटे से अधिक समय तक नियोजित नहीं किया जाता है तथा महिलाओं का नियोजन सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक हो सकता है। विशेष स्थिति में सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक। विशेष स्थिति में छुट्टी संबंधी नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। युवा व्यक्तियों का नियोजन देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन। युवा बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। वैसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। स्वास्थ्य संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र। सरकार द्वारा नियुक्त किए गए प्रमाण पत्र शल्य चिकित्सक। कुमार को निर्गत प्रमाण पत्र का प्रभाव। जिस कुमार एडोसेंट को बालक जैसा कार्य करने के लिए प्रभाव निर्गत हो, जिन कुमारों को वयस्क जैसा कार्य करने के लिए प्रमाण पत्र निर्गत हो, उन्हें वैसा कार्य दिया जाएगा। बालकों के कार्य घंटे 4.5 घंटे प्रतिदिन कर सकते हैं बालक। नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। गलती या दंड। 2 वर्ष की सजा, 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों। उल्लंघन को निरंतर रखने पर 1,000 रुपये पर डे जुर्माना दिया जाएगा। गलत परिणाम देने पर 6 माह का कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना। बगान श्रमिक अधिनियम 1951 देखते हैं। भारत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में बगान का विकास एक उद्योग भारत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में बागान 1951 बात है। बागान या प्लांटेशन का विकास एक उद्योग के रूप में हुआ, लेकिन बागान श्रमिकों के लिए कार्य की दशाओं से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण कानून नहीं था, जिसके कारण इनमें नियोजित श्रमिकों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। वर्ष 1944 में श्रमिक जांच समिति लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी का गठन श्री डी.वी. रेंज के अध्यक्षता में हुआ, जिसमें सरकार से सिफारिश की गई कि बागान श्रमिकों की कार्य दशाओं को संचालित करने के से संबंधित कोई कानून पारित किया जाना चाहिए, जिससे बागान श्रमिकों का शोषण रोका जा सके। भारतीय श्रम सम्मेलन इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ने भी बागान श्रमिकों की स्थितियों को विस्तृत चर्चा की तथा सरकार से यथाशीघ्र कानून पारित करने की मांग की तथा सुविधा प्राप्ति के बाद बागान श्रमिकों से संबंधित कानून पारित किए गए, जिससे बागान श्रमिकों अधिनियम 1951 कहा गया। हम देखते हैं इनमें बागान श्रमिकों के मुख्य प्रावधान परिभाषा देखते हैं। बागान का अंतर्गत बागान के साथ ही उससे संबंधित कार्यालय, चिकित्सा केंद्र, विद्यालय एवं अन्य संस्थान को भी बागान कहा जाता है। लेकिन बागान से संबंधित वैसा संस्थान जहां कारखाना अधिनियम 1948 लागू है, उसे बागान के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाएगा, वहां यह कानून लागू नहीं होता है। वर्कर्स कार्यकर्ता देखते हैं। कर्मकार किसी बागान के अंतर्गत नियोजित कुशल, अर्धकुशल, अकुशल, लिपिकीय इत्यादि कार्यों में लगे सभी व्यक्ति कर्मकार कहे जाएंगे। लेकिन चिकित्सा पदाधिकारी या कोई अन्य चिकित्सकीय कार्य कर्मचारी जिसका वेतन 7,500 रुपये प्रति माह से अधिक हो या बागान के अंतर्गत अस्थायी नियोजित इत्यादि कर्मकार तथा उन्हें इस कानून के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। वयस्क अडल्ट देखते हैं। बागान के अंतर्गत नियोजित ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है वो वयस्क हो जाते हैं, वयस्क कहलाते हैं। कुमार एडोसेंट देखते हैं। कानून के अंतर्गत कुमार उन्हें कहा जाता है जिन्होंने 14 वर्ष की उम्र पूरी कर ली लेकिन 18 वर्ष से कम है अभी भी। बालक वैसे व्यक्ति जिन्होंने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है वे बालक हैं। युवा व्यक्ति यंग पर्सन, कोई व्यक्ति चाहे वह बालक हो या कुमार हो, युवा व्यक्ति है होता है। बागान का निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लांटेशन, धारा ABCD। वैसे बागान जो बागान श्रमिक यानी संशोधन अधिनियम 1981 के पहले से कार्यरत हो, उन्हें संशोधन आने के 60 दिनों के अंदर तथा नए बागान की स्थिति में भी बागान करने के 60 दिनों के अंदर निबंधन के लिए आवेदन देना होगा। नियोजक आवेदन की आवश्यक जानकारी के साथ निर्धारित शुल्क भी जमा करेगा।
निबंधन अधिकारी आवश्यक जांच करने के बाद निबंधन सर्टिफिकेट निर्गत कर सकता है या इनकार कर सकता है। यदि कोई नियोजक बगान में किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहता है तो परिवर्तन के बाद 30 दिन के अंदर उसकी सूचना निबंधन पदाधिकारी को भेज देगा। किसी भी स्थिति में निबंधन अधिकारी यदि बगान का रजिस्ट्रेशन रद्द करता है तो नियोजक 30 दिनों के अंदर अपील कर सकता है, जिसका निर्णय नियोजक तथा रजिस्ट्रार को मान्य होगा। स्वास्थ्य संबंधी उपबंध देखते हैं। पीने का पानी धारा 8 में नियोजक द्वारा स्वच्छ एवं उचित मात्रा में कर्मचारियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करनी होगी। शौचालय नियोजक द्वारा स्वच्छ एवं उचित संख्या में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय एवं मूत्रालय की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही इसे स्वच्छ एवं साफ रखने का प्रयास किया जाएगा। चिकित्सकीय सुविधा श्रमिक और उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सीय सुविधा दी जाएगी। यदि कोई नियोजक यह सुविधा देने से मना करता है तो उस स्थिति में चीफ इंस्पेक्टर ऑफ प्लांटेशन के द्वारा इसकी व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन इस पर होने वाले खर्च को नियोजक द्वारा भुगतान किया जाएगा। कल्याण संबंधी प्रावधान वेलफेयर प्रोविजंस कैंटीन, उसमें था 250 लोगों पर कैंटीन होगा, इसमें 150 लोगों पर कैंटीन होगा। शिशुगृह 50 से अधिक महिला श्रमिक नियोजित हों तो उस स्थान पर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कार्य के दौरान रखने के लिए शिशुगृह की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पर 50 से। मनोरंजनात्मक सुविधा नियोजक द्वारा श्रमिक तथा उनके बच्चों के लिए रिक्रिएशनल फैसिलिटी मुहैया की जाएगी, जिससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया होगा। शैक्षणिक सुविधा यदि श्रमिकों के 6 से 12 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों की संख्या 25 से अधिक है तो उस स्थिति में नियोजक द्वारा उन बच्चों के लिए शिक्षा सुविधा प्रदान की जाएगी। इस संबंध में नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया होगा। आवास सुविधा अगर श्रमिक या परिवार सहित बगान क्षेत्र में रहना चाहते हैं तो नियोजक उसे आवास सुविधा प्रदान करेगा यदि वह इस संबंध में लिखित इच्छा व्यक्त करता है। अगर कोई श्रमिक लगातार 6 माह तक अपनी सेवा प्रदान करता है तो आवास सुविधा का अधिकार प्राप्त हो जाता है। मकान ढहने से दुर्घटना में नियोजक की जिम्मेदारी अगर श्रमिक आवास के ढहने से प्रभावित होता है तो वह कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति पाने का हकदार होगा, जिसके लिए 6 माह के अंदर उसे आवेदन देना होगा। अन्य सुविधाएं नियोजक द्वारा बगान श्रमिकों को छाता, कंबल, बरसाती इत्यादि उपलब्ध कराना होगा। कल्याण पदाधिकारी किसी बगान में 600 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं तो वहां नियोजक द्वारा कल्याण पदाधिकारी नियुक्त की जाएगी। कल्याण पदाधिकारी की योग्यता एवं उनकी सेवा की शर्तें समुचित सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की जाएंगी। नियोजक के घंटे और सीमाएं देखते हैं। नियोजन के घंटे और सीमाएं दैनिक घंटे किसी वयस्क श्रमिक को 9 घंटे प्रतिदिन नियोजित किया जा सकता है। साप्ताहिक घंटे 48 घंटे और जो 48 घंटे ठीक है वयस्क को, और अवयस्क को 27 घंटे प्रति सप्ताह। विशेष परिस्थितियों में केवल वयस्क श्रमिक को 54 घंटे प्रति सप्ताह काम लिया जा सकता है। नियोजन पर प्रतिबंध किसी महिला या बाल श्रमिक को किसी भी काम पर शाम को 7 बजे से लेकर 6 बजे तक बीच नियोजित नहीं किया जाता है, लेकिन यह प्रावधान उन महिलाओं पर लागू नहीं होता है जो मिडवाइफ्स या नर्स के रूप में कार्यरत हैं। राज्य सरकार इस प्रावधान से छूट देती है। विश्राम अवकाश प्रत्येक श्रमिक आधे घंटे के विश्राम अवकाश का हकदार हो। कोई भी वयस्क श्रमिक लगातार 5 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेगा। 3 घंटे से अधिक बिना विश्राम अवस्था के कार्य नियोजित नहीं रह सकता। अतिकाल यानी ओवर टाइम केवल वयस्क पुरुष से ही अतिकाल कार्य लिया जा सकता है तथा अतिकाल की स्थिति में सामान्य मजदूरी की रकम दोगुनी होगी। समय विस्तृत स्प्रेड ओवर किसी भी वयस्क श्रमिक को विस्तृत समय यानी स्प्रेड ओवर दैनिक 12 घंटे का हो सकता है, जिसमें विश्राम काल तथा कार्य की प्रतीक्षा की अवधि सम्मिलित रहेगी। यानी कोई भी वयस्क श्रमिक बगान में अधिकतम 12 घंटे तक कार्य कर सकता है। किसी भी स्थिति में नियोजक इसे अधिक समय तक श्रमिक को रोक कर नहीं रख सकता है। साप्ताहिक छुट्टी सभी श्रमिक सप्ताह में एक दिन साप्ताहिक छुट्टी के रूप में प्राप्त होगा। कोई भी श्रमिक इस छुट्टी के दिन पर कार्य नहीं करेगा, लेकिन वह किसी भी स्थिति में लगातार 10 दिनों से अधिक तब तक कार्य नहीं कर सकता है जब तक वह साप्ताहिक छुट्टी के बदले छुट्टी प्राप्त नहीं कर ले। अब आते हैं सवेतन छुट्टी लीव विद वेजेज। वार्षिक वेतन यदि कोई वयस्क श्रमिक 20 दिन कार्य करता है या कोई अवयस्क श्रमिक 15 दिन कार्य करता है तो वह 1 दिन की छुट्टी का हकदार होगा। छुट्टी के दौरान मजदूरी कोई भी श्रमिक छुट्टी काल के दौरान मजदूरी का हकदार होगा जो उसे बेसिक वेज यानी डेली अलाउंस तथा अन्य भत्तों के बराबर होगा। मजदूरी के अंतर्गत बोनस, उत्पादन बोनस, ओवरटाइम इत्यादि को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अग्रिम भुगतान यदि कोई वयस्क श्रमिक 4 या अधिक दिनों के लिए या कोई युवा 5 या अधिक दिनों के लिए लीव विद वेजेस पर जा रहा है तो उसे मालिक द्वारा मजदूरी या अग्रिम भुगतान किया जाएगा। बीमारी भत्ता सभी श्रमिक बीमारी भत्ता प्राप्त करने का हकदार होंगे, इसलिए उन्हें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर
के प्रमाण पत्र देने होंगे। इस संबंध में राज्य सरकार आवश्यक कानून बना सकती है। मातृत्व भत्ता, मैटरनिटी अलाउंस, मातृत्व की स्थिति में केवल महिला श्रमिक मातृत्व भत्ता प्राप्त कर सकती है। इस संबंध में राज्य सरकार आवश्यक दिशा निर्देश दे सकती है। अन्य प्रावधान देखते हैं। दुर्घटना की सूचना, प्रत्येक दुर्घटना की सूचना नियोजक द्वारा प्राधिकारी के साथ यथाशीघ्र आवश्यक होगी। यदि उस दुर्घटना से श्रमिक की मृत्यु होती है या कोई भी श्रमिक 48 घंटे से अधिक समय के लिए दुर्घटनाग्रस्त होने से काम पर नियोजित होने से रोका जाता है। आयुक्त एवं निरीक्षक की नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा निरीक्षक की नियुक्ति की जाएगी जो इस कानून को क्रियान्वित करने, संरक्षण देने और श्रमिकों को लाभ पहुंचाने इत्यादि संबंधित कार्य करेगा। दुर्घटना की पंजिका, नियोजक दुर्घटना संबंधित जानकारी रखने के लिए रजिस्ट्रार रखा जाएगा। गलती एवं दंड, कानून के प्रावधान को नियोजक द्वारा तोड़ने पर 10,000 रुपये जुर्माना और 6 माह की सजा मिल सकती है, कारावास। अब देखते हैं खान अधिनियम 1952, द माइंस एक्ट 1952। भारत में खनन का कार्य 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। ठीक है, बाद में खनन का कार्य 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, जिसमें श्रमिक, बाल श्रमिक, महिला, वयस्क इत्यादि नियोजित किए जाते थे, परंतु उनके कार्य की दशाओं से संबोधित कोई कानून नहीं था। सर्वप्रथम माइनिंग कमेटी 1895 के नाम से एक समिति गठित की गई, जिसके अनुमोदन पर 1901 में खान अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, तो खान अधिनियम के बारे में, खान माइनिंग, ठीक है, माइनिंग एक्ट 1952 जो लाया गया, ठीक है, सबसे पहले ऐसा था कि जैसे कि वहाँ पे अनचाहा काम लिया जाता था और काफ़ी ज़्यादा तक उसमें किसी को भी लगा लिया जाता था, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो महिला हो। ठीक है, मतलब कोई भी रूल नहीं था कि इसमें कौन काम करेगा कौन नहीं काम करेगा, मतलब सबसे काम कराया जाता था। तो इस चीज़ को देखते हुए एक कमेटी गठित हुई जिसको कहते थे माइनिंग कमेटी 1895 के नाम से गठित हुई, जिसका अनुमोदन 1901 में खान अधिनियम पारित हुआ, जिसके अनुमोदन पर 1901 में खान अधिनियम पारित हुआ। वर्ष 1923 और वर्ष 1935 में संशोधन भी किया गया। ठीक है, 1923 और 1935 में संशोधन भी किया गया। फिर भी इन अधिनियमों के कल्याण संबंधित प्रावधान की कमी रही। वर्ष 1946 में सर डीवी रेज की अध्यक्षता में गठित श्रमिक जांच समिति ने सरकार को खनन श्रमिक संबंधी विस्तृत कानून पारित करने की अनुशंसा की। अंततः स्वतंत्रता के बाद खान अधिनियम 1952 अस्तित्व में आया। तो 1952 का जो खान अधिनियम है, इसको लाने के लिए यहाँ पर देखते हैं 1895 शुरुआत हुई 1895 से, उसके बाद फिर 1901 में, ठीक है, खान अधिनियम पारित हुआ और 1923 और 1923 एंड 1935 में संशोधन हुआ। ठीक है, संशोधन हुआ, फिर भी इनके कल्याण में प्रावधान में कमी रही और 1946 में श्री डीवी रेज की अध्यक्षता में गठित श्रमिक जांच समिति, इसमें श्रमिक जांच समिति यानी जांच, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1952 में ये जो जांच समिति थी वो जांच पूरी हुई 1952 में, और 1952 में खान श्रमिक संबंधी प्रावधान, मतलब जो कानून है वो लागू हो गया, एक्ट बन गया। खान अधिनियम के मुख्य प्रावधान देखते हैं। खान प्रवासार, यदि किसी खान के अंतर्गत, ठीक है, यदि किसी खान के अंतर्गत एक्सकेवेशन या सर्चिंग ऑफ मिनरल्स का कार्य किया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार हो, तो उस स्थिति में खान के अंतर्गत खुदाई का मुख्य कार्य क्षेत्र खुदाई के कार्य में सहायक अन्य सभी कार्य क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है तथा उन सभी कार्यों में नियोजित किए गए व्यक्ति इस कानून के अंतर्गत कवर्ड माने जाएंगे। वयस्क अडल्ट, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने अपनी 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो उसे वयस्क कहा जाता है और इन्हीं को खान में नियोजन प्राप्त हो सकता है। ठीक है, अडल्ट मतलब कि जो भी अडल्ट है ना, उनको खान में काम करने के लिए नियोजित कर सकते हैं, अडल्ट से कम एज के नहीं। मुख्य निरीक्षक एवं निरीक्षक देखते हैं। चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, केंद्र सरकार मुख्य निरीक्षक या निरीक्षकों की नियुक्ति करती है। साथ ही यह भी कहा गया है कि कुछ स्थितियों में केंद्र सरकार द्वारा आदेश निर्गत, ठीक है,
आदेश निर्गत करके जिला मजिस्ट्रेट को खान निरीक्षक यानी माइंस इंस्पेक्टर के रूप में कार्य करने का आदेश दिया जाएगा। जिला, ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट को मैन इंस्पेक्टर। प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सक, सर्टिफाइड सर्जन। केंद्र सरकार अपने राजकीय गजट में अधिसूचना देकर उचित संख्या में प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सक की नियुक्ति करेगी जो चिकित्सा पेशा से संबंधित होंगे। इनका अधिकार, इनकी पावर और कर्तव्य, इनकी ड्यूटीज इत्यादि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। खान श्रमिकों के स्वास्थ्य कार्य से संबंधित बीमारियां, अन्य स्थिति में इनका कार्य महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रशासनिक अधिकारी देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। केंद्र सरकार को खान के लिए प्रशासनिक अधिकारी कहा जाता है। केंद्र सरकार को खान के लिए प्रशासनिक अधिकारी कहा जाता है। सभी प्रकार के कानून बनाने का अधिकार इसे होता है। खनन कार्य की सूचना, किसी भी खनन कार्य के प्रारंभ होने के कम से कम एक माह पूर्व मालिक, एजेंट या प्रबंधक द्वारा एक लिखित सूचना मुख्य निरीक्षक, खान नियंत्रक, भारतीय ब्यूरो ऑफ माइंस, संबंधित जिला सचिव, जिला समिति को भी दिया जाना आवश्यक होता है। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी उपबंध, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोविजन। पीने का जल होना चाहिए। पीने का जल, खान श्रमिकों के लिए पीने योग्य पानी की व्यवस्था की जाए जो मौसम के अनुरूप होगा। शौचालय, पुरुष और महिला के लिए अलग अलग एवं उचित संख्या में शौचालय मूत्रालय की व्यवस्था की जाएगी। प्रकाश युक्त, साफ सुथरा, स्वास्थ्यप्रद दशा में होगा। इस संबंध में केंद्र सरकार आवश्यक नियम बना सकती है। चिकित्सकीय उपकरण, कार्य के दौरान श्रमिकों को छोटी मोटी जो चोटों का उपचार है वो प्राथमिक उपचार बॉक्स की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है, जो आवश्यक दवाओं तथा उपकरण से युक्त होगी। दुर्घटना की सूचना देना, नोटिस टू बी गिवन ऑफ एक्सीडेंट, किसी दुर्घटना की सूचना 1 सप्ताह के अंदर चीफ इंस्पेक्टर को भेजी जाएगी। जैसे कि खान में कोई दुर्घटना हुई है तो उसकी सूचना 1 सप्ताह के अंदर चीफ इंस्पेक्टर को भेजी जाएगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक किसी भी दुर्घटना से संबंधित जांच को कार्य 72 घंटे के अंदर नहीं करते हैं तो इसकी पुनः जांच कराई जाएगी और अथॉरिटी द्वारा दुर्घटना की जांच 2 माह के भीतर संपन्न की जाएगी। दुर्घटना की स्थिति में जांच न्यायालय नियुक्त करने का अधिकार, दुर्घटना की स्थिति में जांच न्यायालय नियुक्त करने का अधिकार। यदि किसी दुर्घटना से संबंधित जांच करना आवश्यक हो तो उस स्थिति में केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित कर सकती है। जांच के लिए नियुक्त व्यक्ति को सिविल कोर्ट के सभी अधिकार प्राप्त होंगे। बीमारी कार्डों की जांच हेतु निर्देश देने का अधिकार, किसी भी बीमारी संबंधित आवश्यक सूचना इंस्पेक्टिंग स्टाफ द्वारा तथा केंद्र सरकार को दी जाएगी। केंद्र सरकार को अधिकार है कि किसी भी बीमारी के कार्ड का पता लगाने हेतु सक्षम व्यक्ति को जांच के लिए निर्देश दे सकती है। नियोजन के घंटे की सीमा, साप्ताहिक छुट्टी, वीकली हॉलीडेज, प्रत्येक व्यक्ति से सप्ताह में 6 दिन ही कार्य लिया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति से सप्ताह में 6 दिन ही कार्य लिया जाता है। 1 दिन की छुट्टी उसे साप्ताहिक छुट्टी के रूप में मिलेगी। क्षतिपूर्ति अवकाश, यदि किसी श्रमिक से किसी साप्ताहिक छुट्टी के दिन कार्य लिया जाता है तो उसे उस माह या 2 माह के भीतर साप्ताहिक छुट्टी के बदले छुट्टी प्रदान की जाएगी। वही सेम अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं उस सब कुछ प्रक्रिया सब सेम है कि 7 दिन के अंदर में 7 दिन में 1 दिन की छुट्टी निर्धारित होगी और अगर ऐसा हुआ किसी कारणवश की जो 1 दिन छुट्टी है उस दिन भी उस श्रमिक से काम लिया गया तो 1 या 2 महीने के भीतर एक स्पेशल दिन निकाल के उस बंदे को छुट्टी देनी होगी, ठीक है, ये एक प्रावधान है। अतिकाल सहित दैनिक कार्य की घंटे की सीमा, लिमिटेशन ऑफ डेली आवर्स ऑफ वर्क इंक्लूडिंग ओवर टाइम, यदि किसी खान के अंतर्गत आपातकाल, सुरक्षा, तकनीक कार्य इत्यादि की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो इस स्थिति में ओवर टाइम सहित 10 घंटे प्रतिदिन किसी भी व्यक्ति से कार्य लिया जा सकता है। यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में किसी भी व्यक्ति से 10 घंटे प्रतिदिन काम लिया जा सकता है, बस ये नहीं है। अतिकाल करने कार्य के लिए मजदूरी यानी एक्स्ट्रा वेजेज और ओवर टाइम, देखो यदि किसी एवं ग्राउंड वर्कर से 9 घंटे प्रतिदिन या 48 घंटे प्रति सप्ताह से अधिक कार्य लिया जाता है तो विलो ग्राउंड वर्कर से 8 घंटे प्रतिदिन या 48 घंटे प्रति सप्ताह से अधिक कार्य लिया जाता है तो इसे ओवर टाइम माना जाएगा। इस अवधि के लिए श्रमिक को अतिरिक्त मजदूरी प्राप्त होगी जो साधारण मजदूरी दर से दोगुनी होगी। रात्रिपाली, नाइट शिफ्ट, यदि किसी व्यक्ति को साप्ताहिक छुट्टी देनी हो तो उसे उसके कार्य समाप्त के बाद कम से कम 24 घंटे की छुट्टी दी जाएगी। कार्य के घंटे की सूचना, खान के अंतर्गत कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति को उनके कार्य के घंटे संबंधित 7 दिन पूर्व प्रबंधक द्वारा जारी की जाएगी। साथ ही इसे कार्यालय की सूचना पट पर भी लगा दिया जाएगा। इसके अंतर्गत इंटरवल फॉर रेस्ट, साप्ताहिक छुट्टी, शिफ्ट, कार्य की प्रकृति यानी एबव ग्राउंड टू और बिलो ग्राउंड वर्क यानी कि जमीन के नीचे और जमीन से ऊपर वाले वर्क इत्यादि की सूचना दी जाएगी।
18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति का नियोजन। 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को खान के अंदर काम करने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति 18 से अधिक का है तो उसे मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक से पूर्व अनुमति के बाद समुचित पर्यवेक्षक यानी सुपरविजन के अंतर्गत प्रशिक्षु, अप्रेंटिस या अदर ट्रेनर्स के रूप में कार्य के लिए नियोजित किया जा सकता है। महिलाओं का नियोजन। किसी महिला के बिलो ग्राउंड वर्क को प्रतिबंधित करते हुए एवं ग्राउंड वर्क पर नियोजन करने की बात कही गई। सामान्य स्थिति में इन्हें 6 AM मतलब 6 बजे सुबह से, विशेष स्थिति में केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद 5 शाम को से 10 PM के बीच नियोजित किया जा सकता है। लेकिन महिला के कार्य समाप्ति तथा पुनः कार्य प्रारंभ करने के बीच का अंतर कम से कम 11 घंटे का होना चाहिए। नियोजित व्यक्ति से संबंधित रजिस्टर, ठीक है, यानी रजिस्टर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड। जो भी व्यक्ति खान के अंतर्गत नियोजित किए जाएंगे उनके संबंध में एक रजिस्टर बनाया जाएगा जिसमें नाम, पिता का नाम, उम्र, लिंग, कार्य की प्रकृति, योगदान की तिथि, कार्य की अवधि इत्यादि की जानकारी दी जाएगी। छूट देने संबंधी नियम बनाने का अधिकार। पावर टू मेक एग्जेम्प्टिंग रूल्स। एग्जेम्प्टिंग किसी प्रकार के छूट देने संबंधी कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। केंद्र सरकार अपने राज्य के गजट में अधिसूचना देकर भी किसी भी प्रकार के में छूट देने के संबंधी नियम बना सकती है। आवश्यक स्वास्थ्य जांच कराने का अधिकार। किसी भी खान के अंतर्गत नियोजित व्यक्ति के कार्य करने हेतु स्वास्थ्य संबंधी जांच कराने का अधिकार निरीक्षक को दिया जाएगा। यदि निरीक्षक आवश्यकता महसूस करे तो प्रबंधक को निर्देशित करके किसी भी प्रशिक्षु या श्रमिक या प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सक से जांच करा सकते हैं कि कोई व्यक्ति खान में कार्य करने के योग्य है या नहीं। सवेतन अवकाश, लीव विद वेजेस देखते हैं। यदि जमीन के नीचे कार्य करने वाले श्रमिक यानी बिलो ग्राउंड वर्कर 15 दिन कार्य करते हैं तो जमीन के ऊपर करने वाले श्रमिक 20 दिन कार्य करते हैं तो वह 1 दिन के लिए सवेतन छुट्टी के हकदार होंगे। कोई व्यक्ति इस प्रकार की छुट्टी का अधिकतम 30 दिनों तक एकत्रित कर सकता है। यदि अधिकतम छुट्टी एकत्रित होने के बाद भी कोई व्यक्ति छुट्टी नहीं लेता है तो उसके बाद छुट्टी स्वतः समाप्त हो जाएगी। यदि किसी व्यक्ति की अधिकतम सीमा तक छुट्टी एकत्रित हो गई हो तो वह निर्धारित समय से छुट्टी के लिए आवेदन करता है तथा नियोजक उसे छुट्टी देने से इनकार करता है तो वैसी स्थिति में छुट्टी बिना ऊपरी सीमा के एकत्रित होती चली जाती है। छुट्टी की अवधि में मजदूरी। छुट्टी की अवधि में मजदूरी किसी व्यक्ति को सवेतन अवकाश यानी लीव विद वेजेस के दौरान उसके दैनिक औसत कुल मजदूरी के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा जिससे मुख्यतः मूल मजदूरी तथा महंगाई भत्ता सम्मिलित रहता है। मजदूरी के अंतर्गत बोनस, अतिकाल मजदूरी इत्यादि को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अग्रिम भुगतान। यदि कोई व्यक्ति 4 दिनों या इससे अधिक समय के लिए सवेतन अवकाश पर जा रहा है तो उसे इस स्थिति में कुल छुट्टी के दिनों के लिए अग्रिम मजदूरी प्राप्त करने का हकदार होता है। यानी जितने दिनों के लिए छुट्टी पर जा रहा है उतने दिनों की मजदूरी का अग्रिम भुगतान प्राप्त कर सकता है। छूट देने का अधिकार। यदि किसी खान के अंतर्गत सवेतन अवकाश से संबंधित कोई अच्छी या बेहतर व्यवस्था किया गया है तो उस स्थिति में केंद्र सरकार को यह अधिकार होगा कि उस खान में सवेतन अवकाश संबंधित प्रावधान को न लागू करने के लिए छूट दे सकती है। अन्य प्रावधान देखते हैं। केंद्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार। केंद्र सरकार ने अपने राजकीय गजट में अधिसूचना देने के बाद संपूर्ण खादान या किसी विशेष खान के लिए कानून बनाए जा सकते हैं। इसके अंतर्गत दिए गए प्रावधान मुख्यतः कल्याण यानी वेलफेयर संबंधित हैं। कल्याण संबंधित प्रावधान। उचित कमरा, सूटेबल रूम। खान अधिनियम के अंतर्गत कहा गया है कि विगत 12 माह में किसी भी दिन अगर कोई व्यवस्था की जाएगी जहां उस महिला को 6 वर्ष तक के बच्चे रखे जा सकते हैं। इस कमरे के मानक तथा सुविधाओं से संबंधित निर्देश दिए जा सकते हैं। बच्चों की देखभाल के लिए नर्स व दाई की व्यवस्था की गई है। स्नान करने की सुविधा। महिला तथा पुरुष के लिए अलग अलग स्नान करने की व्यवस्था होगी। स्वास्थ्य कार्य मानक। किसी खान के अंतर्गत उचित संख्या में शौचालय मूत्रालय की व्यवस्था की जाएगी तथा साथ ही जमीन के ऊपर और जमीन के अंदर काम करने वाले श्रमिकों के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाएगी। आश्रय या विश्राम कक्ष। जहाँ भी 50 से अधिक श्रमिक नियोजित होंगे वहाँ आश्रय की व्यवस्था की जाएगी। कैंटीन। भैया 250 से जहाँ जिसमें 250 से ज़्यादा नियोजित हैं वहाँ पर कैंटीन व्यवस्था की जाएगी। मुख्य निरीक्षक या खान निरीक्षक द्वारा की गई अनुशंसा पर किया जा सकता है। कल्याण पदाधिकारी। जिस खान के अंदर 500 व्यक्ति नियोजित होंगे वहाँ कल्याण पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। यानी कल्याण यानी वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति 500 अधिकारी से ऊपर होगी।
कल्याण पदाधिकारी की योग्यता, शर्तें व दशा, कर्तव्यों इत्यादि का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। सहायक नियम, यदि मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक द्वारा निर्देशित किया जाए तो मालिक यानी ऑनर, एजेंट या प्रबंधक कुछ सहायक नियम बना सकते हैं। इसके द्वारा बनाए गए सहायक नियम कानून के प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए। साथ ही सामान्यतः खान में कार्यरत लोगों के सुरक्षा, सुविधा एवं अनुशासन संबंधी नियम बनाकर निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। बनाए गए सहायक नियम यदि उपयुक्त हो तो लागू करने या इसे संशोधित करके लागू करने का निर्देश निरीक्षक केंद्र सरकार के अनुमोदन पर दे सकती है। गलती या दंड, यदि कोई व्यक्ति मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक और प्राधिकृत व्यक्ति के कार्य में बाधा डालता है तो उस स्थिति में उसे 3 माह तक की जेल और 500 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब आते हैं बोनस भुगतान अधिनियम 1965। बोनस किसी भी नियोजक द्वारा अपने लाभ से खुश होकर श्रमिकों को प्रदान करने की परंपरा प्रारंभ की जो लाभ में हिस्सेदारी के सिद्धांत पर आधारित है। भारत में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महंगाई बढ़ गई, जिससे नियोजक का मुनाफा भी बढ़ना स्वाभाविक था। इससे नियोजक खुश होकर श्रमिकों को उनकी मासिक वेतन में 35% बोनस भी दे देता था। विश्व युद्ध के बाद जब महंगाई घटी तो मुनाफा भी घटा। इस प्रकार नियोजक ने बोनस देने से अपना असमर्थता दिखाई, परंतु श्रमिकों द्वारा बोनस प्राप्त करने के लिए विवाद किया जाने लगा। भारतीय श्रम सम्मेलन के अंतर्गत वर्ष 1948 में श्री एम वेंकटरमन की अध्यक्षता में बोनस पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही राष्ट्रीय श्रमिक फेडरेशन द्वारा सरकार पर दबाव डाला गया। अतः श्री एम आर मेहर की अध्यक्षता में बोनस आयोग का गठन किया गया, जिसकी सिफारिश पर बोनस भुगतान अधिनियम 1965 अस्तित्व में आया। ठीक है, जिसकी सिफारिश पर बोनस भुगतान अधिनियम 1965 अस्तित्व में आया। बोनस भुगतान अधिनियम देखते हैं 1965 के मुख्य प्रावधान। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के मुख्य प्रावधान। उपयुक्त सरकार, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उपयुक्त सरकार। ऐसे संस्थान जिसका औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार उपयुक्त सरकार केंद्र सरकार को माना गया है, उनके लिए उपयुक्त सरकार केंद्र सरकार ही होगी, लेकिन अन्य संस्थानों की स्थिति में राज्य सरकार को उपयुक्त सरकार कहा जाता है। कर्मचारी, एम्प्लॉइज, किसी भी औद्योगिक संस्थान के अंतर्गत कुशल, अकुशल, हाथ से कार्य करने वाले पर्यवेक्षक, प्रबंधकीय, प्रशासकीय, तकनीकी, लिपिकीय कार्य में नियोजित व्यक्ति जिसकी मासिक मजदूरी 21,000 रुपये तक हो वह कर्मचारी कहलाते हैं। वेतन या मजदूरी, सैलरी, किसी भी कर्मचारी को प्राप्त होने वाले मूल वेतन, मजदूरी या महंगाई भत्ता को ही मजदूरी या वेतन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। किसी कर्मचारी को प्राप्त होने वाली रियायत, अन्य बोनस, भविष्य निधि, पेंशन, क्षतिपूर्ति की राशि इत्यादि को मजदूरी या वेतन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। आवंटनीय अधिशेष। ठीक है, आवंटनीय अधिशेष, बैंकिंग को छोड़कर अन्य कंपनियों की स्थिति में उपलब्ध अधिशेष को 67% तथा अन्य स्थितियों में उपलब्ध अधिशेष को 60% को आवंटित अधिशेष माना गया है। अकाउंटिंग, लेखा वर्ष। निगम की स्थिति में वर्ष का अंतिम दिन जब वही या खाते को बंद किया जाता है तो कंपनी की स्थिति में उस कंपनी को के वार्षिक आम बैठक के अंतर्गत यह निर्णय लिया जाएगा कि लेखा वर्ष कब से कब तक माना जाएगा। सामान्यतः लेखा वर्ष अकाउंटिंग यह प्रथम अप्रैल से प्रारंभ माना जाता है, लेकिन प्रत्येक नियोजक को यह अधिकार होगा कि वे अपने संस्थान के लिए एक लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर निर्धारित करें। एक बार लेखा वर्ष को अवधि निर्धारित कर देने के बाद बिना प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किए इसे बदल नहीं सकते हैं। बोनस के लिए योग्यता एवं शर्तें। किसी भी कर्मचारी बोनस प्राप्त करने का हकदार तभी माना जाता है यदि वह किसी लेखा वर्ष यानी अकाउंटिंग में कम से कम 30 दिनों तक अपने प्रतिष्ठान में कार्य किया हो। जिन कर्मचारियों की मासिक मजदूरी 21,000 रुपये प्रति माह तक बोनस दिया जाएगा। बोनस की अयोग्यता, यदि कोई व्यक्ति किसी प्रतिष्ठान में बेईमानी, उपद्रव या हंगामा प्रतिष्ठान की संपत्ति की चोरी, दुरुपयोग या तोड़फोड़ करता है तो उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा, बोनस भुगतान नहीं किया जाएगा। सकल लाभ का आकलन, यदि कोई प्रतिष्ठान कंपनी की श्रेणी में आता है तो उस स्थिति में प्रथम अनुसूची के आधार पर तथा अन्य प्रतिष्ठानों की में द्वितीय सूची के आधार पर सकल लाभ की गणना करेगा। उपलब्ध अधिशेष का आकलन, सकल लाभ में जब प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स को घटा लिया जाए उसके बाद शेष राशि को उपलब्ध अधिशेष कहा जाता है। आवंटनीय अधिशेष, बैंकिंग संस्थान को छोड़कर यदि कोई संस्थान कंपनी अधिनियम 1965 के अंतर्गत कंपनी की श्रेणी में है
तो उस स्थिति में उपलब्ध अधिशेष को 67% के आवंटनीय अधिशेष माना जाएगा। मतलब ये कि ध्यान रखना 67 और 60। न्यूनतम बोनस, किसी भी कर्मचारी को उनके वेतन या मजदूरी से कम 8.33% राशि प्रति लेखा यानी काउंटिंग वर्ष के अंत में बोनस के रूप में प्राप्त होगी। लेकिन यदि कोई कर्मचारी 15 वर्ष से कम आयु का हो तो उस स्थिति में उसे बोनस के रूप में 60 रुपये प्राप्त होंगे तथा 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले कर्मचारियों को कम से कम 100 रुपये बोनस के रूप में दिए जाएंगे। अधिकतम बोनस, किसी कर्मचारी को उनके वेतन या मजदूरी की 20% राशि के बराबर राशि अधिकतम बोनस के रूप में किसी लेखा वर्ष में दिया जा सकता है। 20% बोनस की गणना के लिए अधिकतम वेतन, किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारी जिसकी मजदूरी या वेतन 21,000 रुपये प्रति माह है तो उन्हें बोनस दिया जाएगा। लेकिन बोनस की गणना करते समय यदि कर्मचारी की मजदूरी या वेतन 7500 रुपये प्रति माह से अधिक हो तो उस स्थिति में बोनस की राशि की गणना 7500 रुपये के आधार पर की जाएगी। बोनस भुगतान के लिए समय सीमा, सभी संस्थान के अंतर्गत निर्धारित लेखा अकाउंटिंग ईयर की समाप्ति के 8 महीने के अंदर कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले बोनस की राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा। इस स्थिति में इसे 2 वर्ष के अंदर बोनस की राशि भुगतान कर सकते हैं। बोनस का समायोजन, संस्थान के नियोजन व प्राधिकारी द्वारा बोनस का भुगतान सामान्यतः लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद किया जाएगा। लेकिन कोई भी नियोजक या प्राधिकारी बोनस का भुगतान सर्वाधिक या अन्य रूप जैसे फेस्टिवल बोनस, कस्टमरी बोनस के रूप में कर सकता है। बोनस की वसूली, यदि कोई नियोजक कर्मचारी को बोनस में भुगतान नहीं करता है तो उसी स्थिति में उपयुक्त सरकार द्वारा समाहर्ता की सहायता से बोनस की राशि वसूली मालगुजारी के रूप में की जाएगी। रजिस्टर रिकॉर्ड इत्यादि रखना, नियोजक की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अपने संस्थान के अंतर्गत कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले बोनस संबंधित रजिस्टर रिकॉर्ड इत्यादि रखें जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर इसका निरीक्षण किया जा सके। निरीक्षक इंस्पेक्टर, उपयुक्त सरकार अपने राजकीय गजट में अधिसूचना का उचित संख्या में निरीक्षकों की नियुक्ति करेगी। ये निरीक्षक सरकारी सेवक होंगे और इन्हें निरीक्षण संबंधी सभी अधिकार प्राप्त होंगे। साथ ही निरीक्षक समय समय पर बोनस से संबंधित आवश्यक निरीक्षक का कार्य करेंगे। छूट देने का अधिकार, उपयुक्त सरकार को यह अधिकार प्राप्त होगा कि यदि आवश्यक समझें कि कानून का कोई प्रावधान किसी प्रतिष्ठान के अंदर लागू करना लोक हित में नहीं है तो वह राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा किसी प्रावधान को नहीं लागू करने संबंधी छूट दे सकती है। नियम बनाने का अधिकार, केंद्र सरकार को यह अधिकार होगा कि वे कानून के उचित कार्यान्वयन, उल्लंघन को रोकना, निरीक्षण इत्यादि जैसे सभी विषय संबंधित नियम बना सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत कर पारित करना आवश्यक होगा। गलतियों दंड, कानून के किसी भी प्रावधान या नियम का उल्लंघन करने तथा सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप कार्य करने में असफल होने की स्थिति में 6 माह तक कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। उपादान संदाय अधिनियम 1972, ग्रेच्युटी शब्द इटालियन शब्द ग्रेच्युटी शब्द से बना है। ग्रेच्युटी शब्द इटालियन शब्द ग्रेटिस से बना है जिसका अर्थ भेंट या उपहार देना होता है। भारत में इसका प्रारंभ संगठित उद्योगों से हुआ है। इसमें नियोजक अपने उद्योग के अंतर्गत नियोजित श्रमिकों को संस्थान में सेवा निवृत्त होने की स्थिति में उनके लंबे समय तक समर्पित भावना से कार्य करने तथा बहुमूल्य सेवा देने के कार्ड या उपहार, मुद्रा या वस्तु के रूप में प्रदान करते थे। लेकिन धीरे धीरे श्रमिक इसे अपना अधिकार मानने लगे और नियोजक द्वारा उपादान यानी ग्रेच्युटी नहीं देने पर विवाद उत्पन्न होने लगता था। 20वीं शताब्दी के मध्य अनेक विवाद न्यायालय तक पहुंच गए जिसमें अधिकांश निर्णय श्रमिकों के पक्ष में गया।